वंस अपॉन अ टाइम एक देश पे एक रानी राज करती थी और पिछले 15 साल से शी वॉज अनटचेबल एंड वेरी पावरफुल। पूरे देश की आर्मी, कोर्ट्स एंड यहाँ तक की जो जेलें थी वो सीधा उसके अंडर आती थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ था तो वो हारता नहीं था बल्कि टोटली क्रश किया जाता था। बट उसमें एक फेटल फ्लॉ था, वो अपनी पावर से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी। मीट शेख हसीना। जब बांग्लादेश के युवाओं ने उससे रोजगार मांगा तो पलट के ना कहने की जगह उसने ना सिर्फ उनके गाल पे तमाचा मारा बल्कि उन पे ये भी इल्जाम लगा दिया कि वो सारे रजाकार हैं। और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर उसने अपनी कुर्सी गवा दी और आज देश से बाहर। बट शी इज नॉट द अलोन। ठीक इसी के पीछे एक आदमी और आया, ओस्मान हादी, जो कि अपनी पॉपुलैरिटी में इतना खो गया कि वो खुद की हाइप को ही मानने लग गया। एंड सून अननोन गनमैन्स ने उसकी हत्या कर दी, जिसके पीछे आज बांग्लादेश चल रहा है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये बांग्लादेश में पिछले एक महीने से हो क्या रहा है, जिसमें न सिर्फ एक हिंदू आदमी को जलाया जा रहा है बल्कि एक्टिवली वहां से ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही है कि बांग्लादेश अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हड़प के भारत को आधा कर देंगे, अब ग्रेटर बांग्लादेश। और आज हम ये भी जानेंगे कि जो ये ट्रेजेडी हो रही है बांग्लादेश में, इससे हम क्या एक पर्सनल लेसन ले सकते हैं। सो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेल, इसकी कहानी स्टार्ट होती है सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक वीडियो लीक होती है और काफी वायरल हो जाती है कि जो बांग्लादेश की पुलिस थी वो एक आदमी जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसको घसीट के सीधा जो एक मॉब होता है वो उसके हवाले कर देती है। पेशे से एक वर्कर जो कि एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, उसका गुनाह इतना था कि वो एक हिंदू था एंड उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है, द ब्लास्फेमी, कि उसने जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके बारे में काफी गलत बोला है। बट इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तो बहरीमी से जो भीड़ होती है वो ना सिर्फ उसको बेदर्दी से मारती है बल्कि उसकी लाश को पेड़ से लटका देती है। एंड अगर इतना भी काफी नहीं था फिर उसकी बॉडी को बाद में आग भी लगा देती है। और जो सबसे दर्दनाक सीन था कि इस पूरे इंसिडेंट को सोशल मीडिया पे पोस्ट करा जाता है और जो कमेंट्स थे वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे। जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो इस पूरे इंसिडेंट को जायज ठहरा रही थी, जिसमें से ज्यादातर जो हैंडल्स थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के थे। और इसकी शुरुआत होती है ठीक उसी दिन से। बांग्लादेश में एक इन्फ्लुएंसर था, शरीफ ओस्मान हादी, जो कि एक स्टूडेंट का लीडर था एंड एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इवन दो उसने कोई इलेक्शन अभी लड़ा भी नहीं था। 18 दिसंबर को वो एक मैप को ट्वीट करता है एंड वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि भारत की जितनी भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं एंड ऑल्सो जो वेस्ट बंगाल और जो बिहार है वो सारा बांग्लादेश ने हड़पा हुआ है। और अगर इतना भी काफी नहीं था तो जो पाकिस्तान का मैप था वो भी डिस्टॉर्टेड था। मैप में ये दर्शाया गया था कि जो पाकिस्तान है उसने जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एंड जो लद्दाख है उसको भी हड़पा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि लाइन से जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जो पंजाब है उसको भी हड़पा हुआ है। और जो ये पूरा चूरन था उसने उसका नाम दिया था द ग्रेटर बांग्लादेश। बट इस पूरी कहानी में एक बहुत ही बड़ा यू टर्न आता है। ठीक उसी दिन के आसपास जब वो रिक्शा से जा रहा होता है तो एक मोटरसाइकिल निकलती है उसके बगल से और वहां से जो गनमैन है उस पर पॉइंट ब्लैंक शूट कर देता है। ये इतना ज्यादा शॉकिंग था बांग्लादेश के लोगों के लिए क्योंकि कुछ दिन पहले सपना दिखा रहा था एक ग्रेटर बांग्लादेश का एंड जो उसके सपोर्टर्स थे इस पूरे असैसिनेशन को एक कंस्पिरेसी घोषित करते हैं, जिसमें से जो ज्यादातर ब्लेम था वो भारत की तरफ फेंका जाता है। पर इसके बाद जो होता है वो ट्रूली काफी शॉकिंग था। बांग्लादेश से क्लिप्स निकलनी स्टार्ट होती है, स्पेशली जो उनका लीडर था हसनत अब्दुल्ला की, जो कि एनसीपी की पार्टी का एक मेंबर है एंड लीडर भी, कि हम जो 7 सिस्टर्स है उसको बांग्लादेश में मिला लेंगे और जो भारत की जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसको तोड़ के एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। और फर्स्ट टाइम जो भारत है उसकी नजर जाती है बांग्लादेश के ऊपर कि पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली। और जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि आज से कुछ दशकों पहले भारत ने ही बांग्लादेश की हेल्प की थी 1971 में, जब वहाँ के जो रजाकार थे वो अपनी पॉपुलेशन पे ज्यादती कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलके। और एक कंस्पिरेसी के तहत जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे उनको चुन चुन के गोली मारी जाती है, जिससे बांग्लादेश आज भी सफर कर रहा है। बट ऐसा क्या हो गया कि वही लोग जिसमें भारत ने हेल्प की थी उनको एक नया देश बनाने में, आज वही इंडिया को गाली दे रहे हैं। एंड ना सिर्फ गाली दे रहे हैं बल्कि उसको तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये चेंज ऑफ नैरेटिव हुआ कैसे एग्जैक्टली? तो वेल, अगर मैं आपको एक सिंपल आंसर बताऊं जो कि सारे मीडिया आउटलेट्स कर रहे हैं तो इसका बस यही रीजन है कि इस समय जो बांग्लादेश है वो काफी ज्यादा एक बुरे दौर से गुजर रहा है फाइनेंशियली, जब से शेख हसीना गई है। और हमेशा ये देखा जाता है कि देश की अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स है अगर वहां से ध्यान हटाना है तो एक कोई कॉमन एनिमी खड़ा कर दो, और इस केस में था इंडिया। हमको एक स्केपगोट बनाया गया कि जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है बांग्लादेश में वो सारी इंडिया ही करवा रहा है। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन एंड जो रिसेंट असैसिनेशन हुई है उसमें भी भारत का हाथ था। और जो चीज इस मैटर को काफी ज्यादा वर्स बनाती है तो वो है ये ग्रुप जमात-ए-इस्लामी, जिसको शेख हसीना ने काफी टाइम पहले ही बैन करा हुआ था। और जितना मैं इनके बारे में बढ़ता हूँ तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज जाता हूँ। ये एक प्रो पाकिस्तानी ग्रुप है एंड उनको वो अपना भाई मानते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो 1971 में पाकिस्तान ने करा था वो उसको कन्वीनियंटली भुला देते हैं। और कोई अगर उनको इस बात को लेके क्वेश्चन करे तो वो ये नैरेटिव चला देते हैं कि जो पाकिस्तान है वो हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड है और जो भारत है वो एक हिंदू राष्ट्र है, वो तो हमको डिवाइड करना चाहता है हम भाइयों को। और
और अगर जब इससे भी काम नहीं बनता तो वो एक्टिवली बुली करते हैं, धमकियां देके या इवन खूब सारा वायलेंस करके। बट आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, जो ये बांग्लादेश में चल रहा है एग्जैक्टली ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये हमने पहले भी कहीं देखा हुआ है। तो आज से ठीक कुछ साल पहले ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 के आसपास की बात है, तो पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री थी कपड़ों की, और वहाँ पे एक मैनेजर को रखा हुआ था जिसका नाम था प्रियथन कुमारा, जो कि एक श्रीलंकन था। उसके ऊपर भी सेम ब्लास्फेमी के केस लगाए जाते हैं कि उसने एक पोस्टर को रिमूव कर दिया था जिसपे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। बीइंग अ फॉरेन नेशनल उसको इस बात का पता था नहीं, एंड फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए उसने वो पोस्टर वहां से हटवा दिए। बट सुन इसी बात को तूल देके एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है फैक्ट्री के बाहर, उसको फैक्ट्री से घसीटती है और उसको इतना मारती है कि उसके शरीर की सारी हड्डियां होती है वो टूट जाती है, और सेम उसकी जो डेड बॉडी है उसको जला दिया जाता है, और जो पूरा वायलेंस था उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करा जाता है, हेलिंग देमसेल्फ एज द सेवियर ऑफ इस्लाम। और इस केस में भी जो पुलिस होती है वो एक मूक दर्शक बन जाती है। सो द पैरेलल इज नॉट लॉस्ट। जो ये स्क्रिप्ट है एक्विजिशन की, उसके बाद फिर मॉब मेंटालिटी की, फिर ब्रूटल किलिंग की, जिसके बाद में फिर उसको आग लगाई जाती है, तो ये पैटर्न सेम पाकिस्तान में भी फॉलो हो रहा है कई साल से। जब लगता है कि जो सोशल कोहेजन है या फिर इवन जो लोग है वो रियल सवाल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं अपने रिजीम से, तो वो यही डायनेमिक चला देती है, एंड इट इज वेरी मच पावरफुल। सुन जितनी भी जो कमियां होती है वो सारी कन्वीनियंटली भुला दी जाती है एक सरकार को लेके, और एक कॉमन एनिमी निकाला जाता है, जिस केस में हमेशा इंडिया ही होता है पिछले 70 साल से। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए इंडियन इंटेलिजेंस में, तो जो पाकिस्तान की ISI है उसने अपना जो ढाका सेल है उसको एक्टिव कर दिया है बांग्लादेश के अंदर, जिनका सिर्फ ये गोल है कि जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था शेख हसीना के जाने के बाद उसको वो एज सुन एज पॉसिबल फिल करे, इस एजेंडे के साथ कि तुम्हारी सारी दुख दर्द का कारण तो इंडिया है। इफेक्टिवली एक सेकंड फ्रंट जो कि भारत के खिलाफ वो खोलना चाहता है, और हम इसका जो नतीजा है वो देख भी सकते हैं कि जो बांग्लादेश की सड़कें हैं उसके ऊपर जो झंडे वो फहराए जा रहे हैं, बल्कि बाकायदा स्लोगन दिए जा रहे हैं कि द फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जिंदाबाद। और इमोशंस इतने ज्यादा हाई है मॉब मेंटालिटी के कि वहाँ पे लोग एक्टिवली यही नारे लगा रहे हैं कि जो 7 सिस्टर्स को तो हम तोड़ कर रहेंगे। और यही जो क्लिप्स है वो इंडिया में काफी वायरल हो रही है, क्योंकि जो ये 7 सिस्टर्स और जो ये चिकन नेक का जो नैरेटिव है ये बांग्लादेश में कम बल्कि ये पाकिस्तान में ज्यादा है, इतना ज्यादा कि जो पाकिस्तान है वो तो चिकन नेक कॉरिडोर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और उनका बस एक ही मकसद है 1971 का बदला लेना, कि इस चिकन कॉरिडोर जो कि एक 22 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जो इंडिया के मेनलैंड को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स से कनेक्ट करता है, उसको काटा जाए। और उनका गोल यहीं पे खत्म नहीं होता, जिसको वो करने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, बल्कि जो बांग्लादेश के यूथ है उनको रेडिकलाइज करके उनसे करवाएंगे, एंड वो उसमें काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। और अगर कोई उनसे एक जेन्युइन सवाल भी पूछे या कोई एक वॉइस ऑफ रीजन भी आती है तो वो सबको एक ही चूरन खिलाते हैं कि हम एक ना एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। बट ये तो एक बात है भीड़ को इकट्ठी करके बोलना कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ देंगे, और ये दूसरी बात कि वहाँ पे एक्टिवली जाके इंडियन मिलिट्री से लड़ाई करी जाए। डिस्पाइट द रेटरिक, जो ये सेकंड फ्रंट है ये एक सुसाइड है, क्योंकि जो ये कॉरिडोर है इसकी अहमियत का तो भारत को भी पता है, एंड इफेक्टिवली जो ये पूरा स्ट्रेच है 22 किलोमीटर का, ये कोई आर्म स्ट्रेच नहीं है बल्कि ये परफेक्ट किल जोन है। अगर कोई भी हॉस्टाइल फोर्स इसके अंदर घुसेगी तो उसको सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि इसको तीनों साइड से खत्म करा जाएगा, आर्टिलरी, एयरफोर्स एंड इवन आर्मर के साथ। और आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इस पूरे स्ट्रेच की रक्षा करने के लिए भारत ने एक अलग ही कॉर्प्स को खड़ा करा हुआ है जिसका नाम है त्रिशक्ति कॉर्प या 33rd, जिसकी संख्या 50 से 60 हजार है, एंड उनको एक्टिवली कॉम्प्लीमेंट दिया गया है T-90 बैटल टैंक्स और जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसके साथ, जिनको सिर्फ स्पेसिफिकली इसी सिनेरियो के लिए ही ट्रेन करा गया है। एक भीड़ तो छोड़ो, कोई अगर देश की आर्मी भी आएगी तो वो भी इसको तोड़ नहीं सकती। और अगर इतना भी काफी नहीं था तो जो भारत का एयर बेस है वो बिल्कुल इसके पास में लगता है, हशमारा एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ पे भारत ने अपने जो राफेल जेट फाइटर है 101 स्क्वाड्रन उसको तैनात करा हुआ है। इवन अगर बांग्लादेश यूरो फाइटर परचेज भी कर लेता है, जिसकी वो भी बातें कर रहे हैं खरीदने की, तो वो भी काफी नहीं होगा, बिकॉज इसी की प्रोटेक्शन के लिए भारत ने एक S-400 की बैटरी यहाँ पे खड़ी करी हुई है। और मैंने इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, सो डू चेक दैट आउट। और अगर इतना भी काफी नहीं था तो भारत ने अभी जो 3 नई गैरिसन है उसको खड़ा करा है, ठीक इसी पॉसिबिलिटी में अगर कोई गैप है सिक्योरिटी में तो उसको एज सुन एज पॉसिबल फिल कर सके, किशनगंगा, चौपारा और धुबरी के पास। सो जो ये ब्रेक इंडिया नैरेटिव है ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, कोई मिलिट्री थ्रेट नहीं। और रेडिकल्स बस इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोवोक करने का, और जो वहां से रिएक्शन आएगा अपनी पॉपुलेशन को बताने का कि यस दैट दे आर द रियल एनिमी। बट एक जो सबसे बड़ा सवाल जो कि हर एक कॉमन इंडियन के दिमाग में घूम रहा है कि ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था तो भारत ने उनकी एक्टिवली हेल्प की थी, जब पाकिस्तान की आर्मी उन्हीं की पॉपुलेशन के ऊपर ब्रुटैलिटी कर रही थी, एंड उनके जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको जानबूझ के मारा था ताकि उनको क्रिपल कर सके। इफेक्टिवली अगर भारत मदद नहीं करता तो आज बांग्लादेश भी नहीं होता। बट आज सिचुएशन बहुत ज्यादा उल्टी है, वहाँ का जो यूथ है
भारत को ना सिर्फ अपना दुश्मन बता रहा है बल्कि भारत को तोड़ के उसको साथ मिलाने की बातें कर रहा है। सो इज दिस अ स्टुपिडिटी और कोई एक ऐसी चीज जो हम लोग भी मिस कर रहे हैं जो एक जनरल मीडिया नहीं बता रहा। तो इसकी स्टार्ट होती है शेख हसीना से ही। जो पिछले 15 साल है बांग्लादेश में, वो आप कह लीजिए इतने अच्छे नहीं थे एक स्टूडेंट के लिए जब वो जॉब की डिमांड कर रहा था। और ये बात स्टूडेंट्स तक नहीं थी। शेख हसीना का अगर कोई भी जो ओपोनेंट था, अगर कोई वो एक जेन्युइन सवाल भी उठाता था अपने देश की बेहतरी के लिए, जो कि सारे लोग उठाते भी है, तो शेख हसीना पलट के उनको ये बात बोलती थी कि यू आर अ रजाकार, तुम रजाकार हो, जो कि एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी बांग्लादेश के अंदर। क्योंकि जो ये रजाकार थे पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि खुद बांग्लादेशी थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया था और खुद ही अपनी कंट्री पे जितनी ज्यादती थी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो उन लोगों ने करा था। सो इफेक्टिवली द रजाकार्स आर द रेस ट्रेटर्स। बट जो शेख हसीना थी उसने इसका काफी गलत इस्तेमाल करा। वो हर ऑपोजिशन को रजाकार बोलने लगी और हद तो तब होगी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जो स्टूडेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे जॉब की, जो कि एक जायज डिमांड थी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट नो, शेख हसीना एक कदम और आगे जाती है। वो ये स्टेटमेंट देती है कि अगर हम जो शहीद है 71 के, उनके परपतों को नहीं देंगे रिजर्वेशन तो किनको देंगे? रजाकारों के बच्चों को। एंड दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक्स द कैमल्स बैक, और इस केस में द स्टूडेंट्स बैक। इफेक्टिवली इसका मतलब ये था कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब की वो सारे के सारे रजाकार हैं। एंड यहीं से जो एक नैरेटिव था वो चेंज हो गया। हसीना को एक डिक्टेटर बोला जाने लगा और जो जेन जी थे वहाँ के यूथ, उन्होंने रजाकार की जो आइडेंटिटी थी उसको जेनोसाइड किलर से हटा के उसमें तब्दील कर दिया, जो कि अपने डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा है। बट इवन तो जो रेवोल्यूशन था वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया गया था, बट सुन उसको हाईजैक कर लिया जमात इस्लामी ने। एंड उन्होंने एक और नैरेटिव चलाना स्टार्ट कर दिया कि जो ये लड़ाई है ये उम्मा वर्सेस बंगाली की है, जिसके पीछे 1971 की लड़ाई हुई थी। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि हम मुस्लिम पहले हैं, पाकिस्तान हमारा भाई है और भारत एक हिंदू राष्ट्र है जो हमें कंट्रोल करना चाहता है। और धीरे धीरे करके इस नैरेटिव से जो यादें थी जेनोसाइड की 71 की, उसको मिटाया गया और इस सिविल वॉर के नैरेटिव को चेंज कर दिया गया एक लिबरेशन में। एंड आयरोनिकली जो दुश्मन था उसको भारत को बना दिया कि भारत ने हमको तोड़ा था ताकि वो मुस्लिम्स को डोमिनेट कर सके। मजबूरन शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ता है। एंड जो वर्ड क्रिएट होता है उसके जाने का, उसका फायदा उठाते हैं जमात इस्लामी और हिफाज़त इस्लाम, जिनके डीप नेटवर्क थे अंडरग्राउंड काफी सालों से। एंड सुन वो पाकिस्तान ने उसको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और एक नैरेटिव चलाते हैं कि दे आर द प्रोटेक्टर, सेवियर ऑफ बांग्लादेश, जो कि भारत की हेजेमनी को तोड़ना चाहते हैं। एंड वही खड़े हैं उनके खिलाफ और अगर हम मदद नहीं करेंगे तो भारत हमको खा जाएगा। जो 1971 की लड़ाई थी वो काफी पुरानी थी, ओल्डर जनरेशन जो कि अब जा चुकी है। जो नई जनरेशन है उन्होंने वो डार्क फेस कभी नहीं देखा। उनकी नजर में जो हसीना थी वो एक पपेट थी भारत की और पाकिस्तान उसको बस काउंटर बैलेंस करना चाहता है। एंड कन्वीनियंटली जो रियलिटी है 71 की उसको भुला दिया गया है। बट एज एन इंडियन आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, भारत के अंदर तो पहले इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो अब हम बांग्लादेश में क्यों घुसने लग गए? और अगर ये इतना ही करना था भारत को तो 1971 में हम बांग्लादेश को भारत के अंदर नहीं मिला लेते। और अगर जो ये इन्फ्लुएंसर था उस्मान हादी, इसके असैसिनेशन से तो भारत को फायदा कम बल्कि नुकसान बहुत ज्यादा होता। उसको एक मार्टर घोषित कर देते, एक शहीद जो कि अपने कॉज के लिए मरा है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो ऐसी क्या चीज है कि जो मेन पॉपुलेशन है वो मिस कर रही है? तो जो इंटेलिजेंस और जो पॉलिटिक्स की दुनिया है उसमें एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, क्यू बोनो, दैट मीन्स हु बेनिफिट्स। एंड हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे उस्मान हादी की असैसिनेशन में। एंड इससे जो पूरी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्लियर होती है। तो अगर जो शेख हसीना है, अगर उसका जो सबसे बड़ा रीजन है देश छोड़ने का, तो वो यही आदमी था, उस्मान हादी। इसने पूरे देश को मोबिलाइज करा, एक ये नैरेटिव चलाया कि असली दुश्मन यही है, ये इंडिया के लिए काम करती है। एंड मजबूरन जो शेख हसीना है उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। बट सुन इतना भी काफी नहीं था उस्मान हादी के लिए। उसके बाद जो उसका नैरेटिव था वो चेंज हो गया भारत के अगेंस्ट। एंड दैट वाज वेरी सीरियस। उसने काफी सारे भड़काऊ भाषण दिए जो कि एक नॉर्मल नहीं थे। एक न्यूक्लियर डोमिनेशन जिसको वो तोड़ने की बातें कर रहा है, जो कि एक मेन रीजन था उस कंट्री के जन्म होने का ही। बट उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, अगर भारत चाह के भी इसकी असैसिनेशन करवाता, जैसे कि बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं बांग्लादेश के, तो इसे फायदा कम बल्कि भारत का नुकसान ज्यादा ही होता। तो सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत इसके पीछे नहीं था तो उसके पीछे था कौन असल में? यहीं पे जो सबसे बड़ा फ्लॉ है एक रेवोल्यूशन का वो निकल कर आता है, जिसको कहते हैं द रॉबस्पियर सिंड्रोम। जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस, वो एक टेक्नोक्रेट है। वो देश के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है, IMF से लोन चाहता है ताकि अपने देश को ठीक कर सके इलेक्शन से पहले, और जो महंगाई है उसको भी काबू कर सके। बट जब वो देखता है इस इन्फ्लुएंसर उस्मान हादी की तरफ, तो वो उसका अपना एक एलाई नहीं बल्कि उसको एक बहुत बड़ा दुश्मन नजर आता है, क्योंकि यही एक आदमी था
द सोल रीजन जिसकी वजह से जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर था वो देश छोड़ के भागना पड़ा उसको। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब इस उस्मान हादी को रियलाइज होगा कि इसके पास कितनी बड़ी पावर है पब्लिक की, और दुनिया में कोई भी चीज इसको रोक नहीं सकती कि अगला टारगेट वो खुद मोहम्मद यूनुस का लगाए। और इसके जो साइंस थे वो निकलने स्टार्ट हो गए थे। जो उस्मान हादी का ग्रुप था इनकलाब मंच द स्ट्रीट पावर, वो काफी ज्यादा रेडिकल था, अनकॉम्प्रोमाइजिंग था, एंड उनकी डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रेट थी कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करने का कोई स्पेस ही नहीं था। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, जब उस्मान हादी ने अनाउंस करा कि वो ढाका की जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से इलेक्शन लड़ेगा, तो वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं रहा उस टाइम पे, वो एक पॉलिटिकल राइवल बन गया मोहम्मद यूनुस का, जो कि इफेक्टिवली बांग्लादेश के युवाओं के वोट को काबू करता था। वही सेम बेस जिसपे जो मोहम्मद यूनुस है वो रिलाई करता था। और एक चीज जो पॉलिटिशियन को उससे भी ज्यादा खटकती है तो वो है पॉपुलैरिटी का। बाय पॉपुलैरिटी हादी बहुत ज्यादा आगे था अपने पीएम से। एंड ये बात मैं नहीं बोल रहा, अभी कुछ दिन पहले जो उस्मान का भाई था उसने एक एक्विजिशन लगाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसने ये क्लेम करा कि जो सिक्योरिटी फेलियर था वो काफी ज्यादा सस्पिशियस था अपने भाई के अगेंस्ट, एंड सस्पिशियसली जो उसकी सिक्योरिटी थी वो काफी कम होगी जब उसको गोली मारी गई थी। एंड अगर इसी सेम लॉजिक को थोड़ा और एक्सटेंड करा जाए तो अगर भारत उसको मरवा देता तो नोइंगली वो उसको एक मार्टर में कन्वर्ट कर देता, शहीद। एंड इससे जो एंटी इंडिया राइट्स है वो कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड जैसा कि अभी इस टाइम पे प्ले आउट हो भी रहा है। सो इन दी एंड जो बेनिफिट हुआ है इससे तो वो सबसे ज्यादा यूनुस को ही हुआ है। इवन दो कोई सॉलिड प्रूफ तो निकल के नहीं आया कि ये काम यूनुस ने कराया था या उसके इनर सर्कल ने, बट इसका जो इफेक्ट है हम उसे जज कर सकते हैं कि इससे सबसे बड़ा फायदा किससे हुआ है। एक तीर से दो निशाने, एक राइवल भी एलिमिनेट हो गया एंड सेकंड उसने जो अपनी कंट्री उसको नाइट भी कर लिया। एंड आयरॉनिकली जो शेख हसीना है जो कि इस टाइम पे एग्जाइल में रह रही है, उसने भी इस बात पे सवाल उठाया था कि कैसे जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने अपना जो पॉपुलर लीडर है उसको खो दिया कन्वीनियंटली। वेल एक बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो पूरा बांग्लादेश है वो भारत के खिलाफ ही है। मे बी जो थोड़े से नए शेयर्स है, मे बी जो थोड़े से रैशनल है वहाँ पे वो इसके खिलाफ होंगे। एंड योर इंस्टिंक्ट विल बी वेरी राइट, क्योंकि जो ये साइलेंट मेजोरिटी है वो कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा है, और जो ये हल्ला मचा रहे सेवन सिस्टर्स का और भारत को तोड़ने का, इनकी संख्या बल्कि एक्चुअली काफी कम है। एंड मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो ठीक अभी से कुछ दिन पहले 23 दिसंबर को जो वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने एक टेंडर को अप्रूव करा कि भारत से जो चावल है 50,000 किलो टन का उसको इम्पोर्ट करा जाए एज सुन एज पॉसिबल। और जब वहाँ के लोगों ने सवाल पूछा कि तुम अब दुश्मन से क्यों ट्रेड कर रहे हो, तो जो वहाँ के एडवाइजर है उन्होंने ब्लंटली बोल दिया कि जो ट्रेड पॉलिसी है वो कोई पॉलिटिक्स से नहीं चलती, इट जस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस। और ये स्टेटमेंट काफी थी एक गवर्नमेंट के अंदर स्प्लिट को दिखाने के लिए। और अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो अगर आज बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये आके बोल दे कि हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, तो जो उसका ऑल्टरनेटिव होएगा वो और भी ज्यादा महंगा होएगा। अगर वो पाकिस्तान की राह पे चलते हैं एंड भारत से सारा ट्रेड बंद कर देते हैं तो ऑल्टरनेटिवली बांग्लादेश जो कि ऑलरेडी मानसून और जो बाढ़ है उससे काफी ज्यादा ग्रस्त रहता है, उसको ट्रेड करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से, जैसे इस केस में चाइना या पाकिस्तान। और ये बात एक आम आदमी तो नहीं समझेगा, बट जब वो अपनी जेब से 10 रुपए किलो टमाटर की जगह 100 या 150 रुपए किलो देगा तो तब ये बात को समझ आएगी कि जो रेवोल्यूशन है वो पेट नहीं भरता। और जो ये नुकसान है ये यहीं तक सीमित नहीं है, जो वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री है बांग्लादेश की BGMEA, वो तो बल्कि खुद ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जितने भी जो वेस्टर्न बायर्स थे जैसे कि ज़ारा या H&M जो कि बांग्लादेश में अपने कपड़े बनवाते थे, वो एक्टिवली इस देश को बॉयकॉट कर रहे हैं। ये देख के कि जिस तरीके से यहाँ पे हालात है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, उनके जो प्रॉफिट्स है फ्यूचर के वो पता नहीं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एंड इससे आयरोनिकली क्या हुआ है कि जो वहाँ की जो कंपनीज है, जो वहाँ की फैक्ट्रीज है, वो वहाँ से शिफ्ट होके इंडिया में आ रही है, और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बांग्लादेश नहीं भारत से जा रहे हैं। सो जितने भी बिजनेस एलीट्स है ढाका में, दे आर वेरी फ्यूरियस। वो अपनी गवर्नमेंट को बंद दरवाजे के पीछे बोल रहे हैं कि जो ये स्टूडेंट्स है इनको काबू करो वरना जो खाने के लाले वो पड़ जाएंगे। और जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है वहाँ के, इवन तो काफी मेजोरिटी में है, बट उनको एक्टिवली बुली करा जा रहा है ताकि उनकी बात को बाहर निकाल के कोई ला ही ना सके। जिस केस में ये हुआ डेली स्टार के साथ, जब उन्होंने क्वेश्चन करा कि वहाँ पे जो रेवोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, तो उल्टा उन पे इल्जाम लगा दिया। और जितने भी सेकुलर एजुकेटेड लोग थे वहाँ के, उनको एक इंटरनेशनल घोषित कर दिया। और इनकी जो परसेंटेज है वो हार्डली 2 या 3% ही होगी, जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहा है। सो इन शॉर्ट, जो एक आम एवरेज बांग्लादेशी है उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता
जो 7 सिस्टर्स है वो कहाँ जाएंगी, या फिर जो ग्रेटर बांग्लादेश है उसका क्या होगा। जिसको फर्क पड़ता है जो अंडे और जो प्याज है वो किस प्राइस पे मिल रहा है, जो वीजा है कोलकाता जाने का ताकि वहाँ पे जो सस्ती मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हो सके, उससे फर्क पड़ता है। और जो जॉब्स जो उनको फैक्ट्री में मिल रही थी, जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, उससे फर्क पड़ता है। नॉट द 7 सिस्टर्स और ब्रेकिंग ऑफ इंडिया या और द सिलिगुड़ी कॉरिडोर। जो चीज हम देख रहे हैं वो कुछ नहीं बल्कि जो एक रेवोल्यूशन था उसको हाईजैक करा गया है। जो ये पूरा इंसिडेंट है बांग्लादेश का, ये हमें एक पर्सनल लेवल पे क्या चीज दिखा जाती है। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए तो कुछ नहीं बोलो तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज यू विल से समथिंग स्टूपिड एंड रिग्रेट लेटर। जो कि हमने देखा शेख हसीना के केस में, वो मना कर सकती थी सीधा नो बोल के, एंड तब भी उसका कुछ नहीं जाता। और वहाँ की जो आर्मी है जो कि पावर को डिसाइड करती है बाय द वे, वो भी उसके साथ खड़ी हुई थी। बट शी हैज टू जस्ट गो वन स्टेप अहेड एंड सेड द स्टूपिड थिंग। बजाय कि वो उनकी जो डिमांड है उसको मानती या सुनती भी या फिर मे बी इवन प्रिटेंड करती, तो तब भी उसका काम चल जाता और वो आज अपने देश में होती। बट इंस्टेड ब्लड आउट वेरी स्टूपिडेस्ट थिंग, एंड नतीजा हमारे सामने है। और सेम केस हुआ ओस्मान हादी के साथ भी। उसने जो पूरा रेवोल्यूशन था शेख हसीना के आसपास करके, उससे तो उसने सक्सेस पाली थी, बट देन जो वो अपनी ग्रैंडियोसिटी है उसको कुछ ज्यादा ही आंक बैठा। उसने अपना फिर अगला निशाना बनाया भारत को, एंड ये ड्रीम लगाने लग गया कि एक हाथ से वो जो भारत के 7 सिस्टर्स है उसको तोड़ देगा, एंड दूसरे हाथ से जो भारत की मिलिट्री है वो उसको हरा देगा, इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज द ग्रैंड एम्परर ऑफ द ग्रेटर बांग्लादेश। और ये चुरन उसने ना सिर्फ बल्कि लोगों को खिलाया बल्कि खुद भी चाट लिया। बट वेरी लेट उसको रियलाइज हुआ कि जो उसको असली खतरा था वो उसके दुश्मनों से नहीं बल्कि उसके सपोजिट अलाइज के साथ था। दे आर नॉट हिज फ्रेंड्स। और जब उसकी जरूरत थी वो खत्म होगी तो कन्वीनियंटली उसको रास्ते से हटा दिया गया। सो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, डोंट जस्ट से एनीथिंग, अदरवाइज यू विल से समथिंग स्टूपिड। और ये प्रिंसिपल ना सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर जो मिलिट्री में अप्लाई नहीं होता बल्कि ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। एंड सोन यू विल रियलाइज के जो दरवाजे हैं वो खुद ब खुद आपके लिए खुल रहे हैं, आइदर इट इज जॉब और एजुकेशन और इवन अ फ्रेंड सर्कल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपके कोई ओपिनियन है या फिर कोई क्रिटिसिज्म है मेरे को लेके, सो डू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो हमेशा खुला हुआ है। और अगर वीडियो आपको सही में अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा। इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जितने भी जो दुनिया में हो रहा है उसको आपको एक यूनिक एंगल से लेकर आऊँ, एक जो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है उसको हाइप से हटा के। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर। प्रिंस आउट।